हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी की नया लेसन है, क्लास 12 का है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्या है रासायनिक बलगतिकी? एक तो रासायनिक केमिकल की बात होगी, बल और गति, जहां बल की बात हो और गति भी लगे। ठीक है, बल के साथ साथ गति हो, यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। बात समझ आ रही ना? ठीक है, रासायनिक बलगतिकी जो है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी क्रियाविधि का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। एक्चुअली क्या है रासायनिक बलगतिकी? यानी कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो किस बेस से काम करती हैं। दो ही बेस होते हैं, एक तो अभिक्रिया या तो तीव्र गति से चलेगी या स्लो मोशन में चलेगी। ठीक है, यानी कि तीव्र और मंद दो प्रकार की अभिक्रिया होती हैं जो दो प्रकार से गति करती हैं। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन मैंने वो लिखी है कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी क्रिया विधियों का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ठीक है ना? ये जो है रासायनिक बलगतिकी दो प्रकार से बटी होती है, ये दो भागों में बटी होती है। एक तो होता है मंद अभिक्रिया, दूसरा होता है तीव्र। मंद अभिक्रिया को बोलते हैं आणविक। ठीक है, और इसको बोलते हैं आयनिक। यानी कि ये होता है मॉलिक्यूल्स और ये होता है आयन के अकॉर्डिंग। मतलब कहने का ये है कि वे अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी गति से होती हैं, मंद होती हैं, जो धीमी गति से होती हैं, तीव्र होती हैं। मतलब कहने का कि वे अभिक्रियाएं जिनमें जो है क्या आणविक से मतलब अणुओं के बीच, ठीक है, जो क्रिया कैसे होती है अणुओं के बीच होती है वो आणविक अभिक्रिया हो जाती है, और जो आयनों के बीच होती है वो क्या होती है, आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, अभिक्रिया की दर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर कहे या वेग कहे, एक ही बात है। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज से समझना है। चलिए पहले बात करते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक कैपिटल ए के स्मॉल ए ग्राम अणु भाग लेते हैं तो टी समय बाद अभिक्रिया में परिवर्तन A माइनस एक्स, ठीक है, या अभी A माइनस एक्स रखे तो x ग्राम अणु, ठीक है, तो 30 मिनट बाद अभिक्रिया में परिवर्तन x ग्राम अणु हो जाता है। ठीक है, यह हम सकते हैं कि अभिक्रिया में x ग्राम अणु भाग लेते हैं। ठीक, तो पहले क्या है, अभिकारक हमने क्या माना, कैपिटल ए इक्वल टू क्या मानेंगे हम यहाँ पे, उत्पाद, प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद है। ठीक है, और ये क्या है, अभिकारक, ये है उत्पाद। बस ना, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कहां से, आरंभ से। कहां से स्टार्ट करेंगे, आरंभ से। तो आरंभ में हमने इसके लिए क्या लिया था, ए ग्राम अणु, ठीक है, और उत्पाद क्या बना था, 0। लेकिन जब बात हुई थी टी समय बाद, ठीक है, जब टी समय बाद की तो क्या बना, ए माइनस एक्स, और ये बना एक्स। बात समझ आ रही है? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या चलेंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। ठीक है, तो ये द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से लेंगे, तो ये अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, dx बटे dt। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आवर्धिक साधनता।
ये क्या है, आणविक सांद्रता। इसके बाद है समय के बाद, ठीक है, आणविक सांद्रता, इसको हम लिखेंगे आणविक सांद्रता, ठीक है, समझ में आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे dx बटे dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a माइनस के x, ठीक है। अब अगर ये प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, dx बटे dt बराबर k a माइनस के x, ठीक है ना। ये चीज निकल के आएगी, जहां पे k क्या है, k क्या है, k एक स्थिरांक है, जिसे बोलते हैं वेग स्थिरांक। यहाँ पे k क्या है, एक वेग स्थिरांक है, ठीक है। यदि a माइनस एक्स बराबर 1 मोल प्रति लीटर मान लिया जाए, ठीक है। अगर समय जो है परिवर्तित हो जाएगा तो वेग स्थिरांक भी परिवर्तित होगा, इसलिए a माइनस एक्स बराबर क्या माना, 1 मोल प्रति लीटर। 1 का मान अगर यहां पर रख दें तो dx बटे dt बराबर क्या आ जाएगा, k, इसकी वजह से 1 हो गई ना, ये आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो अभिक्रिया की दर है वो किसके बराबर होती है, वेग स्थिरांक के बराबर होती है। हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर होती है, ठीक है। इतना समझ में आ रही होगी ना, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हमने एक डेरिवेशन करके दिखाया अभिक्रिया के वेग का, उसके द्वारा एक डेफिनेशन बनाई, निकाली, ठीक है। अब डायरेक्ट हम कुछ डेफिनेशन बताने जा रहे हैं अभिक्रिया की दर की। वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है, वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। मतलब कहने का कि परिवर्तन क्या हो रहा, सांद्रण, सांद्रण परिवर्तन ही हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हम आपको कैसे बनाए, एकांक समय पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है। एक तो डेफिनेशन आपकी ये बन जाएगी, बात समझ आ रही ना। 2 डेफिनेशन लिखी है, दोनों डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपको जो इजी लगती है आप लिख सकते हैं, ओके। लिखिएगा, यदि अभिक्रिया के अभिकारक में परिवर्तन dx और समयांतराल dt हो तो, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग dx बटे dt, ठीक है, बात क्लियर है, ओके। क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को, अणुओं की कुल संख्या को की आणविकता कहते हैं। कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया की आणविकता कैसी होती है ना। अभिक्रिया की आणविकता मतलब उसके अणुओं पर डिपेंड करती है, 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, तो किस प्रकार से अणुओं पे डिपेंड करेगी, हम उसकी बात करने आ रहे हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले रहे हैं, प्लस हाफ O2, ठीक। तो इसमें जो है क्या होता है, अभिकारक अणु संख्या कितनी, अभिकारक ही होता है, संख्या कितनी है, 1।
अभिकारक अणु संख्या एक है, तो इसको बोलेंगे क्या, एकाणुक। क्या बोलेंगे इसको, एकाणुक, यानी कि एक अणु। और जैसे कि H2 प्लस I2, ये हो जाएगा क्या, 2HI। इसमें क्या है, दो अभिकारक है, तो क्या हो जाएगा, द्विअणुक। द्विअणुक, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल सकते हैं, FeCl3 प्लस SnCl4, ठीक। ये क्या बन जाएगा आपका, FeCl4 प्लस SnCl3। लेकिन यहाँ पे क्या लगाना है आपको, यहाँ पे 2 लगा देना है, ठीक है। बात क्लियर है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक। तो इसमें क्या होगा, दो अभिकारक, एक अभिकारक कितने हो गए, कुल 3, तो यानी कि जाएगा 3 अणुक, ठीक है। इससे हम समझ में आया, एक अणुक, द्विअणुक और 3 अणुक। 3 अणुक मतलब 3 प्रकार के अणु जो थे अभिक्रिया की सांद्रता को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, ठीक है। अभिक्रिया की आवृत्ता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आवृत्ता समझे, मतलब अभिकारक अणुओं की संख्या। अभिकारक किस तरह होता है, इस तरह होता है उत्पाद, ठीक है। बात क्लियर है ना। जैसे H2 है, H2 प्लस हाफ O2, तो इस तरफ कितना था, एक अणु है, इसलिए अभिक्रिया कैसे होगी, एकाणुक होगी। H2 प्लस I2 2HI, तो इसमें क्या है, एक H2 है और एक I2 है, कितने हो गए, 2 अणु हो गए, इसलिए अभिक्रिया कैसे हुई, द्विअणुक। और 2FeCl3 SnCl2 प्लस 2FeCl2 प्लस SnCl4, ठीक है। तो इसमें ये 2 है, इसके अणु, इसका अणु 1 है, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 1 3 मिलकर, इसलिए क्या हो जाएगा अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया हो जाएगी। बात समझ आ रही है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि, अभी बात कर रहे थे आणविकता की, अब बात करने आ रहे हैं कोटि की, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि देखिए क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो सांद्रण परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित करती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो सांद्रण परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, इस प्रकार निकालेंगे, अभी सिखाएंगे आपको। और अभिक्रिया की कोटि 3 प्रकार की होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, सॉरी शून्य भी होती है, ठीक है। 4 प्रकार की होती है अभिक्रिया कोटि, कितनी होती है, 4 प्रकार की, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। चलिए बात करते हैं इन सबके बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसका डेफिनेशन किए हैं, वह अभिक्रिया, ठीक है, इसका अभिकारक, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसका मतलब वह अभिक्रिया कोटि जिसका अभिकारक उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अभिकारक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। बस बने ना।
ठीक है। वह अभिक्रिया की दर या वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ आ रही है? क्योंकि डिपेंड करता है किस पे? अभिकारक पर। ठीक, पर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है ना? जैसे हम लिख सकते हैं A उत्पाद, लेकिन यहाँ पे क्या है? अभिकारक क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको हम 0 मान लेंगे, यानी कि डिपेंड करता ही नहीं है, इसकी कोई सांद्रता ही नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन करने जा रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का। ठीक है, ड्राइव करने जा रहे हैं, उसका व्यंजक जो है वो उत्पन्न करने जा रहे हैं। तो माना कोई अभिक्रिया शून्य कोटि की है। ठीक है, तो A उत्पाद। अब ये क्या है यहाँ पे? अभिकारक, और ये क्या है? उत्पाद। अच्छा, आपको मालूम है कि द्रव्यनुपात क्रिया के नियम से क्या होता है? द्रव्यनुपात क्रिया के नियम से क्या है? अभिक्रिया का वेग क्या होता है? dx बटे dt। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है? अभिकारक है, ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये जो है A कंसंट्रेशन बराबर A कंसंट्रेशन, हम इसको क्या लिखेंगे? 0 के बराबर मानेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये dx बटे dt प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा? ये 0। ठीक, अब तो इसको वैल्यू लिखेंगे नहीं, लेकिन ये क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? स्थिरांक लग जाएगा dx बटे dt बराबर k। ठीक है, k क्या है? वेग स्थिरांक। k वेग स्थिरांक, क्या है? वेग स्थिरांक। ठीक, अगर हम इसको क्या करें? dx, इसको थोड़ा यहां लिख लें, k dt, ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेम वही लिखिए, यहां से लिखिए, साथ में ये आ गया। ठीक है, अब ये समीकरण बन गया। ठीक, तो समीकरण बन गया ये फर्स्ट। क्लियर ना? अब इसका क्या करना? समाकलन। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट का समाकलन करने पर क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। समाकलन क्या है? इंटीग्रेशन लगाएंगे इसमें, dx बराबर k dt। ठीक है, इस रात में समाकलन नहीं लगता है। क्लियर है ना? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये सॉल्व करेंगे तो x बराबर kt प्लस c, क्या निकल के आएगा? kt प्लस c। c क्या है? यहाँ पे c क्या है? समाकलन स्थिरांक। c क्या है? समाकलन स्थिरांक। ठीक है, समाकलन स्थिरांक। यदि, अच्छा यहाँ सॉल्व कर दे, यहाँ कोई जगह है, यही चीज है, यहां से लेकर नीचे आएगा, यहाँ कर दे। ठीक है, यदि समय t बराबर 0 हो तो x जो उत्पाद बनता है वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना? अगर समय 0 होगा तो उत्पाद भी 0 हो जाएगा। और इसको हम क्या मान लें? ए मान लें इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे? फ्रॉम ए से, फ्रॉम ए में क्या करेंगे? इसकी वैल्यू उठा के यहां पर रख देंगे। क्या था? x बराबर kt प्लस c। बात समझ रहे ना? तो ये x का मान क्या है? 0, और t का मान भी 0 प्लस c, तो क्या हो जाएगा? c बराबर 0। इसको क्या मान लेंगे? b। क्लियर ना? तो ये जो है फ्रॉम a और b को सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू यहाँ पे कर देंगे 0। तो हम याद करेंगे फ्रॉम a एंड b। ठीक है, तो क्या करेंगे? x बराबर kt प्लस 0, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा? kt। आप चाहो तो k बराबर x अपॉन t भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ पे t बराबर x बटे k भी ले सकते हैं। ठीक, दोनों रूप ले सकते हैं। क्लियर है ना? या तो ऐसे ले सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या है? समीकरण। एक बार फिर समझिएगा, फिर से क्या माना था? माना कोई अभिक्रिया शून्य कोटि की है। ठीक है, तो अभिकारक माना क्या? ये क्या है? अभिकारक A है, A इक्वल टू उत्पाद। A क्या है? अभिकारक उत्पाद माना। तो द्रव अनुपात क्रिया के नियम से हम लोग अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया वेग को क्या मानते हैं? dt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अभिकारक क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो ये क्या हो जाएगा? अभिकारक 0। इसलिए मैंने यहाँ पे सुपर दिखाया ना कि 0, ये खत्म हो गया। अब क्या है? प्रोपोर्शनली हटाया तो क्या लगाया? k, एक स्थिरांक लगाया।
अब इसको क्या लिया, डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, dx बराबर k dt, इसको फ्रॉम फर्स्ट मान लिया। फिर क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट मानने के बाद फ्रॉम फर्स्ट का क्या किया, समाकलन किया। समाकलन करने पर क्या है, इंटीग्रेशन लगाते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा के इसको सॉल्व किया तो ये आएगा सॉल्व करने के बाद x बराबर kt प्लस c। इसको सॉल्व आप कर लीजिए, जो मैथ में वाले हैं वो इंटीग्रेशन जानते हुए उन्होंने पढ़ा होगा मैथ में इंटीग्रेशन। मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर रख रहा हूँ इसके, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे लगता है ये आना चाहिए इंटीग्रेशन करने के बाद, तो x बराबर kt प्लस c क्या है यहाँ पे, समाकलन स्थान, c क्या है, समाकलन स्थान। फिर देखिएगा यदि समय को क्या मानते हैं, t मानते हैं। अगर समय 0 हो तो क्या होता है, जो उत्पाद बनता था यहाँ पे उत्पाद बनता था ना, उत्पाद क्या हो जाएगा 0। तो इन दोनों की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इस समीकरण रखेंगे, समीकरण यहाँ पर रखा था तो क्या आ जाएगा, आपको c बराबर 0 मिलेगा। ये समीकरण हमने क्या माना था, a, और ये क्या है b। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम a एंड b की वैल्यू रखेंगे तो k x बराबर kt आएगा। तो हम इसको k बराबर x अपॉन t या t बराबर x अपॉन k भी लिख सकते हैं। ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला, सूत्र। उम्मीद करता हूँ कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। आया ना समझ में? एक बार आप इसको रफ में पूरा नोट करिएगा, इधर से और ये इधर पे है, ठीक है। इसको जब नोट कर लेंगे फिर एक बार रिवाइज करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अभिक्रिया का वेग। वह रासायनिक रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या मानेंगे हम, ए उत्पाद हो जाएगा, ए अभिकारक और यहाँ पे उत्पाद, ठीक है। तो इसके लिए क्या मानेंगे, ए प्रारंभ में और ये हो जाएगा 0, तो टी समय बाद ये हो जाएगा ए माइनस एक्स और ये जाएगा एक्स, ठीक है ना। डिपेंड किसमें करेगा, ये अभिक्रिया का dx बटे dt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बात समझ आ रही ना? देखिए एक बार फिर से लीजिए, वह रासायनिक पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि में क्या था कि वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं था, ठीक है। इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया थी। इसमें क्या है, केवल एक अभिकारक है ना यहाँ पे, तो इसके सांद्रण पर निर्भर करता है। सांद्रण क्या होता है, ये वाला, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा, a माइनस के एक्स, dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a माइनस के एक्स। ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, ओके। अब बात करने जा रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक की, ठीक है। तो माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसमें क्या है, ये क्या है अभिकारक और ये क्या है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम चलेंगे पहले प्रारंभ से। अच्छा एक काम प्रोडक्ट से यहां से बनाते हैं, जैसे कि पूरा बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, A इक्वल टू उत्पाद, ठीक। बात समझ आ रही है। अब हम यहाँ चले प्रारंभ से, बात समझिएगा, सुनिएगा भी और बोर्ड में दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसको बाद में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। A इक्वल टू उत्पाद, आरंभ में चले, हमने क्या माना इसके लिए, अभिकारक के लिए A क्या है, ग्राम अणु मोल जो है इसके हैं, और ये उत्पाद बना 0। लेकिन जब t समय बाद कहां चले जाएंगे, t समय बाद, t समय बाद क्या हो जाएगा, a माइनस के x, यानी कि उत्पाद क्या बनेगा x, और अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी, a माइनस के x। ये अभिकारक की क्या है, सांद्रता है, सांद्रण है इसके, ठीक है। और उत्पाद क्या बना x। तो बात क्लियर हो गई। अब हमें चलना है द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से, ठीक है। क्या करेंगे द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, और अभिक्रिया का वेग क्या होता है, dx बटे dt इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किससे, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक अभिकारक की, तो क्या हो जाएगा a माइनस के x। इतनी बात समझ आ रही है ना।
भाई अभी एक अभिकारक की क्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए इसका मान यहाँ पे यूज करना है। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा dx बटे dt, और ये क्या हो जाएगा k लग जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का क्या लगेगा स्थिरांक, वेग स्थिरांक a माइनस के x ऐसे लिखा हुआ है, जहां पे k क्या है, k बराबर क्या है वेग स्थिरांक, क्या है वेग स्थिरांक। अगर इसको हम डायरेक्शन चेंज करते इसको यहां ले आए और इसको यहां ले आए तो कैसे लिख सकते हैं इसको dx अपॉन a माइनस के x बराबर k dt, ठीक है। ये डायरेक्शन बनाई। आप क्या करेंगे इसका, आप ध्यान रखना समाकलन करने पर समाकलन करने पर क्या करने वाले इसका समाकलन, तो समाकलन कैसे करेंगे वो ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन बड़ा था ना इसलिए इसको थोड़ा कट में लिया मैंने। समाकलन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन लगा देंगे तो dx बटे a माइनस के x हो जाएगा बराबर k dt। बात क्लियर है, स्थिरांक के समाकलन तो लगता नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा माइनस के log a माइनस के x बराबर kt प्लस c, ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे काफी बड़ा सॉल्व होगा, जो भी सॉल्व होगा ये हमने डायरेक्ट सॉल्व करके इसको रख दिया है, आप भी डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन में अगर डायरेक्ट लिखना है आपको माइनस लॉग a माइनस के x, ठीक है, kt प्लस c, c क्या है समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक, ठीक है, c क्या है समाकलन स्थिरांक। अब बात समझिएगा, c समाकलन स्थिरांक है यदि समय, ठीक है, t बराबर 0 हो तो क्या होगा x बराबर 0, यानी कि अगर ये समय 0 हो जाएगा तो ये जो बना हुआ उत्पाद वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इसका मान रखना है यहाँ पे, इसको क्या मानिए फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखिए तो माइनस के लॉग a माइनस के 0 हो जाएगा बराबर k इंटू 0 प्लस c, तो ये सॉल्व क्या आ जाएगा माइनस के लॉग a बचेगा और ये 0 हो जाएगा c, तो ये आ जाएगा c बराबर माइनस के लॉग a। इसको क्या मानेंगे हम फ्रॉम सेकंड मानेंगे, क्या मानेंगे फ्रॉम सेकंड मानेंगे, ठीक है। बस मेरे ना अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रख देंगे तो ये जो c है इसकी वैल्यू कहां रखेंगे यहाँ पे इस तरह पे, इस पूरे की वैल्यू रख के यहाँ पे यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के लॉग a माइनस के x बराबर kt, और ये माइनस का है लेकिन आप ऐसे पूरा रख दीजिए लॉग ए, ठीक है पूरा। अब इसको उठाइए और यहां ले आइए तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये लॉग ए हो जाएगा और ये जैसा रखा है माइनस का लॉग ए माइनस के एक्स ऐसे रखे हुए हैं और ये के टी। बात क्लियर हो गई है। अब अगर आपने मैथ पढ़ी है तो लॉग की वैल्यू पता है तो इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं ऐसे लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स लिख सकते हैं ना बराबर के टी। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है, ये बात आ गई है। अब इसको आप चाहे तो ऐसे ले सकते हो के बराबर 1 अपॉन टी, इसको इधर पे ले आएंगे 1 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स, तो ये आ जाएगा। आप के बराबर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कैसे ले सकते हैं टी बराबर 1 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान रखना कि प्राकृतिक नेचुरल एंटी लॉग की बात करते हैं हम। जब नेचुरल एंटी लॉग की बात होगी तो नेचुरल एंटी लॉग में इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखना हमने लिखा है नेचुरल एंटी लॉग, क्या है नेचुरल एंटी लॉग, यानी कि नेचुरल एंटी लॉग में क्या हो जाएगा ये के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स, ठीक है ना। ये डेरिवेशन जो है वो सॉल्व हो आएगा, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र है, इसका है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं और रिवाइज करवाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है ये डेरिवेशन करने के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही है। इसके सवाल भी आते हैं, आगे चल के हम सवाल की बात जरूर करेंगे, इनके सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे, बताएंगे, डिफाइन करेंगे। पहले डेरिवेशन सॉल्व कर लीजिए, थ्योरी क्लियर कर लीजिए,
नोट करिए, उसको लर्न भी करिए, समझने का प्रयास करिए, आपको समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं एक बार फिर से। देखिएगा क्या है, ए क्या है, अभिकारक उत्पाद, ठीक है। क्या होगा प्रारंभ में ए, उत्पाद बना 0, फिर चलिए टी समय बाद ए माइनस एक्स, उत्पाद बना x, तो द्रव्यमान प्रतिक्रिया के नियम से चलिए अभिक्रिया का वेग dx बटे dt ए से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल a माइनस x, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे k लग जाएगा, स्थिरांक, वेग स्थिरांक बोलते हैं इसको, ठीक है। वही बात रखी हुई है, हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ये dt यहाँ आ गया और a माइनस एक्स यहाँ पे आ गया, देखिए। फिर जब ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ तो उसको क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो सॉल्व करने के बाद समाकलन सॉल्व करेंगे तो माइनस के लॉग a माइनस के एक्स बराबर kt प्लस c आ जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पे c क्या है, समाकलन स्थिरांक है। यदि समय 0 होगा तो उत्पाद अपने आप 0 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इनकी वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे माइनस के लॉग a माइनस के 0 और k इंटू 0 प्लस c हो जाएगा। तो निकल के क्या आने वाला है, माइनस लॉग a बराबर c निकल के आने वाला है, ठीक है। अब ये फ्रॉम फर्स्ट और ये सेकंड, यानी कि यहाँ पे हम c की वैल्यू उठा के रख देंगे तो ये समीकरण बनके तैयार होगा, ठीक है। बात क्लियर है ना। अब ये जो माइनस की वैल्यू है आगे जब आएगी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये प्लस में जाएगी तो लॉग a माइनस के x, ठीक है, ये a माइनस के x और kt लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग a अपॉन a माइनस के x बराबर kt। इसको चेंज करेंगे तो k बराबर 1 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस x ले सकते हैं, या फिर t बराबर 1 अपॉन k लॉग a अपॉन a माइनस के x ले सकते हैं। जब बात इसकी करेंगे तो नेचुरल एंटी लॉग से इसकी वैल्यू जो है 2.303 लिखनी है हमको। तो नया फार्मूला क्या बनकर तैयार हुआ, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस के x, ठीक है। अगर जब समय पूछेगा, जब बेस स्थिरांक पूछेगा तो k बराबर, और समय पूछेगा तो हम t ले आएंगे और k की वैल्यू कर ले आएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ओके। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और अर्ध आयु काल में संबंध की बात करने जा रहे हैं। अभी हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन पढ़ा, अब हम उसके बीच अर्ध आयु काल का संबंध पढ़ जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है और इससे भी सवाल लगते हैं, ठीक है। तो अभी आप जो पढ़ के आए हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या था सूत्र आपको मालूम है, k बराबर 2.303 t लॉग a अपॉन a माइनस x, ठीक है। ये फार्मूला बिल्कुल रट लीजिए दिमाग में, ठीक है। अब जो समय है t, इसको हमें t हाफ मान लेना, आधा आयु काल है तो t हाफ मान लिया, ठीक है, क्लियर है। अब x उत्पाद जो है वो a अपॉन 2, उत्पाद क्या हो जाएगा, x बराबर a बाई 2, आधा रह जाएगा ना अभिक्रिया का, अर्ध आयु से आधा रह जाना है। आगे की बात करें, इन दोनों की वैल्यू उठा के हमें यहां रखना है। कैसे रखेंगे, k बराबर 2.303 t 1 अपॉन 2 लॉग a माइनस के a बाई 2, ये हो जाएगा, क्लियर। आपको मालूम है अगर हम इसको सॉल्व करें a माइनस के a बाई 2 तो यहाँ पे 2 आएगा तो 2a माइनस के क्या हो जाएगा a, तो a बाई 2 रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा a बाई 2। तो ये k बराबर 2.303 t हाफ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा क्या लॉग ये a अपॉन a बाई 2, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा ये लॉग 2 रह जाएगा। तो k बराबर 2.303 अपॉन t 1 हाफ लॉग 2, ठीक है। अब अगर आपको मालूम है तो k बराबर 2.303 अपॉन t हाफ हो गया, और लॉग 2 का मान कितना होता है मालूम है आपको, नहीं मालूम है, 0.3010, ये लॉग 2 का मान होता है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 0.693 आएगा अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। ये क्या है, वेग स्थिरांक, ये क्या अर्ध आयु काल। तो वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में भी संबंध इसको देख सकते हैं। अगर वेग स्थिरांक पूछा गया होगा, अर्ध आयु काल का मान दिया होगा, तो हम फॉर्मूले इस फॉर्मूले से वो सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगर अर्ध आयु काल पूछा है, वेग स्थिरांक दिया है, तो भी हम इससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बस ध्यान रखना है x की वैल्यू 1/2 माननी है, अर्ध आयु काल को t समय को t हाफ मान दिया। उठा के मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी दोनों की, पुटअप किया, सॉल्व किया, ये log 2 आया, log 2 का मान रखा, इनका मल्टीप्लाई किया, दैट इज आंसर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियर है। एक बार देखिएगा, इसको बहुत नोट करिएगा, रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट।
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अभी बात कर रहे थे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अभिकारक का वेग दो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या था कि एक अभिकारक, इसमें क्या है, दो अभिकारक के सांद्रण। ठीक है, इतने डिफरेंस है, बताया कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अभिक्रिया का वेग जब एक सांद्रण एक अभिकारक की क्षमता पर निर्भर करता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक कोई दो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है तो क्या हो जाता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आपको। तो जरा कैसे, जैसे मान लीजिए दो अभिकारक है A प्लस ए इक्वल टू क्या बना, उत्पाद। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग dx बटे dt इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इन दोनों को क्या माना जाएगा, इन दोनों के लिए क्या माना गया, इसके लिए भी। जैसे मान लीजिए अगर हम क्या करते, ये a और a मानते उत्पाद 0 बन जाता। अगर फिर हम उसको मानते a माइनस के x और a माइनस के x, तो क्या बनता है यहाँ पे x, तो ये क्या है, t समय बाद बने दोनों। तो डिपेंड क्या करता, अभिक्रिया का वेग dx बटे dt इज प्रोपोर्शनली a कंसंट्रेशन तो dx तो dt इस पे हम यहाँ पे ऐसे दो भी ले सकते थे दोनों, क्योंकि सेम है ना। तो ये क्या करता, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब इसका डायल्यूशन करते हैं। ठीक, चलिए देखो क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, मानक कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। जैसे a प्लस ए इक्वल टू उत्पाद। बात क्लियर है। चले हम कहां से, प्रारंभ से। इसके लिए क्या बना, हर एक अभिकारक के लिए सांद्रण, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, उत्पाद क्या बना 0। फिर हम चले t समय बाद यानी कि t समय अंतराल बाद, इसको क्या बना a माइनस एक्स, इसको a माइनस एक्स और उत्पाद क्या बना x। ठीक, फिर वही करना क्या है, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम चलना है। कैसे चलना है आपको, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, क्लियर है। तो अभिक्रिया का वेग क्या करेंगे हम यहाँ पे, अभिक्रिया का वेग dx बटे dt इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इन दोनों पर डिपेंड करेगा, a माइनस के x। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, dx अपॉन dt बराबर क्या लगाते हैं, केसरा लेते हैं। इसको चाहे तो दो a माइनस एक्स का स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि दो है ना, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा यहाँ ले आए, यहाँ पे इनकी डायरेक्शन चेंज करें तो dx a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर k dt। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज करने पर आया। आप क्या करेंगे, इसका समाकलन करने पर, समाकलन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पे, dx अपॉन a माइनस के एक्स का स्क्वायर बराबर k dt। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाया, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो क्या सॉल्व होके आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये आएगा 1 अपॉन a माइनस के एक्स बराबर kt प्लस सी, ये निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, c क्या है, समाकलन स्थिरांक। c क्या है, समाकलन स्थिरांक। इसको क्या मान लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इस समीकरण को क्या माना हमने, फ्रॉम फर्स्ट। अब वही करना है, यदि क्या हो जाएगा आपका समय 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x के लिए उत्पाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1a माइनस के 0, ओके, k इंटू 0 प्लस c, तो 1 अपॉन a बराबर c, ये आ जाएगा आपका। तो इसको क्या मान लेंगे, फ्रॉम सेकेंड। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से इसकी वैल्यू कहां रखेंगे, इस पे, तो 1 अपॉन a माइनस के x बराबर kt, और ये क्या है, प्लस 1 अपॉन a। ठीक, बात क्लियर है। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का, तो हम कैसे लिख सकते हैं, kt बराबर a माइनस के x माइनस के 1 अपॉन a, ऐसे लिख सकते हैं इसको।
आप इसको चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, KT में लिखा हुआ है यहाँ पे बराबर एलसीएम ले लीजिए a माइनस के x, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा a और ये क्या है a माइनस के x। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो KT बराबर a, ये माइनस का a हो जाएगा लेकिन ये क्या जाएगा प्लस का x हो जाएगा और ये a माइनस के x ऐसे रहेंगे और ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, KT बराबर x अपॉन a माइनस के x। ठीक है, ज्यादा होगा इसको और सॉल्व करें तो k बराबर 1 अपॉन t इंटू x अपॉन a माइनस के x, ये आ जाएगा। ये क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का सूत्र। क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का सूत्र। एक बार और देखिएगा फटाफट जल्दी से रिवाइज कराता हूं आपको। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में स्टार्ट करें एक बार, देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अभिकारक क्या था, A उत्पाद, क्योंकि दो अभिकारक के निर्भर कर रहे थे। प्रथम में एक, द्वितीय में दो अभिकारक। ठीक है, क्या था अभिकारक की क्षमता, A मानी। ठीक है, समय बाद क्या हुआ, A माइनस एक्स होगा। द्रव्यमान की क्रिया के नियम चले तो अभिक्रिया का वेग क्या था, dx अपॉन dt, A माइनस एक्स प्रोपोर्शनल नहीं था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या लगाया, वेग स्थिरांक c लगा दिया, दोनों को मैं स्क्वायर में लिख दिया। ठीक, इनके दोनों को डायरेक्शन में चेंज कर दिया तो क्या है, इस तरह से ये आ गया इस तरह। इसको क्या करना है, तो समाकलन करना है इस सूत्र का। समाकलन किया तो क्या सॉल्व हो गया है, 1 अपॉन a माइनस एक्स बराबर KT प्लस c क्या है, समाकलन स्थिरांक। अगर समय 0 होगा तो उत्पाद भी 0 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू रखी तो क्या निकल गया है, 1 अपॉन a बराबर c की वैल्यू उठा के अंदर कहां रख दी, फ्रॉम फर्स्ट में उठा कर दिया तो ये निकल के आया KT बराबर a माइनस एक्स माइनस के 1 अपॉन a। इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है, ये एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया है तो क्या आ जाएगा, KT बराबर x अपॉन a कोष्टक में a माइनस x और ये इधर चलाएगा 1 अपॉन t पे आएगा, k बराबर 1 अपॉन t इंटू x अपॉन a माइनस के x। ठीक है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का सूत्र। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आएगा। आप इसको नोट करिएगा, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, 100% आएगा, रिवाइज करिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बात करते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया की। ठीक है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या बात करना, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग तीन अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग तीन अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम में क्या था, एक अभिकारक पर निर्भर कर रहा था, द्वितीय में दो अभिकारक पे, तृतीय में तीन अभिकारक की क्षमता पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कैसे, a प्लस a इक्वल टू उत्पाद मान लिया। ठीक है, अब वही चीज है, इसके लिए क्या मानेगा, a और a, उत्पाद बनेगा 0, ये हो जाएगा a माइनस एक्स और a माइनस एक्स इक्वल टू, अगर इस तरह से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt बराबर, ये अगर मानेंगे तो कितना, इस पे निकल के आएगा 3, डायरेक्ट मान लिया 1 की पावर 3, तो तीन अभिकारक की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन में नहीं करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, पेपर में ना तो कभी आया ना कभी आएगा। ठीक है, कोई संभावना नहीं है, लेकिन प्रथम द्वितीय का इंपॉर्टेंट था, मैंने करवा दिया है, लेकिन प्रथम का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आपको सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई है, डेरिवेशन भी करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर के सवाल की बात करूंगा, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स डिफाइन करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल समझने के पहले आपको सबसे पहले पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, डेरिवेशन समझने होंगे, सॉल्व करने होंगे, फॉर्मूले अच्छे से याद करने होंगे, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।